नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे। ये जो मेन क्लासे हैं जो राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व आने वाले वनपाल, वन रक्षक और भी आने वाली वैकेंसियों के लिए हम बात कर रहे हैं। अभी आज भजनलाल सरकार ने 15,000 और नई नौकरियों के बारे में घोषणा की है। तो आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये क्लासे, तो आप इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पिछली क्लास जरूर देखिएगा। पूरा भूगोल होगा इस पे कंप्लीट, फिर इस पे इतिहास होगा और इसी यूट्यूब चैनल पर कला संस्कृति होगी। अब हम क्या करेंगे कि कल से जो अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 53,000 पदों पर वैकेंसी है उसके लिए अब 25 दिन में 25 ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे, वन लाइनर, जो एग्जाम में पक्का आएंगे और उससे सवाल भी आएंगे। ऐसे कुछ हम टॉपिक लेकर आएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना। तो आज हम शुरू करते हैं अरावली पर्वतमाला, यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश। हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। भौतिक प्रदेश में हमने मरुस्थलीय, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा, जिसमें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कंप्लीट किया। एकदम विस्तृत रूप से जो जो एग्जाम में आते हैं वो सारे फैक्ट पढ़े। चाहे भले राजस्थान का सबसे हाई लेवल एग्जाम कहे आरएएस या फिर सबसे लो कहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सब में यह प्रश्न आएंगे और यह टॉपिक आपको बहुत लाभ देगा। यदि आप साथ में नोट्स बना रहे हैं तो अच्छा, यदि नहीं बना रहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर डेली जैसे ही क्लास होगी उसके पेपर पर मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप जरूर आइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो शुरू करते हैं अरावली पर्वतमाला। एक राजस्थान के नक्शे के मुताबिक हम देखते हैं कि किस प्रकार अरावली पर्वतमाला हमारे राजस्थान में विस्तृत है, कहां से कहां तक है। तो नॉर्मली मैं एक नक्शा बनाता हूं। ये मैंने थोड़ी सी कोशिश की है नक्शा बनाने की। अब हम बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला कहां से कहां तक है। तो अरावली पर्वतमाला यहां से यहां तक है। यह है उत्तर पश्चिम, सॉरी दक्षिण पश्चिम और यह है उत्तर पूर्व। यह दक्षिण पश्चिम है, ये उत्तर पूर्व है। अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की है और है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा सिरोही, और यहां पर देखने को मिलेगा आपको खेतड़ी, झुंझुनू। तो सिरोही से खेतड़ी तक इसका विस्तार है। ओके, सिरोही से खेतड़ी तक इसका विस्तार है। यह दक्षिण पश्चिम में ज्यादा विस्तारित है, बीच में थोड़ी कम है और वापस उत्तर पूर्व की ओर वापस है। हम देख सकते हैं कि राजस्थान को ये बराबर दो भागों में बांट रही है। लगभग बराबर कह सकते हैं, कोई माप चौप करके नहीं बांटा गया है, लगभग बराबर ये दो भागों में बांटती है। तो क्या राजस्थान में ही है अरावली पर्वतमाला, दूसरे राज्यों में नहीं है? तो है। दूसरे राज्यों में कहां कहां है? तो दूसरे राज्यों में एक तो गुजरात में है, राजस्थान के पास ही में गुजरात होता है। और यहाँ इसकी जो शुरुआत हम माने वो है खेड़ ब्रह्म पालनपुर गुजरात। खेड़ ब्रह्म पालनपुर गुजरात। खेड़ ब्रह्म पालनपुर गुजरात। पालनपुर गुजरात का शहर है एक। सिरोही पार करती है आपको पालनपुर देखने को मिलेगा, बड़ा शहर। ओके, फिर खेड़ब्रह्म पालनपुर से शुरू होती है, यानी गुजरात में है, फिर राजस्थान में आती है और फिर आगे हरियाणा में है। और हरियाणा के बाद केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित केंद्र शासित प्रदेश में है कौन सा? दिल्ली। दिल्ली में कहां तक है? रायसीना की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी तक है। और इस रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है।
यानी कि राष्ट्रपति भवन तक है। तो खेड़ ब्रह्म पालनपुर गुजरात से शुरू होती है और रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक जाकर ये खत्म होती है। लेकिन कोई समय में यहां पर समुद्र हुआ करता था 33 सागर, और वैज्ञानिकों का मानना है कि जो 33 सागर हैं उसी का ये अवशेष है। और यहां से अरब सागर में इस अरावली की शुरुआत होती, यानी अरावली का जन्म स्थली कहे, गर्भगृह कहे, क्योंकि अरब सागर में कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां देखने को मिली हैं जो इसी सीध में, अरावली की सीध में, और इसी के समान, इसी के आयु वाली, यानी इसी के समान प्राचीन कुछ पहाड़ियां देखने को मिली हैं। ओके, तो इसी कारण हम अरावली का गर्भगृह भी कहते हैं। अरब सागर को माना जाता है कि यह अरब सागर से रायसीना की पहाड़ियां तक है। लेकिन अब वर्तमान में जो वास्तविक हमें पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, चोटियां देखने को मिलती हैं, वो हमें पालनपुर गुजरात से अपने रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक अरावली की पर्वतमाला देखने को मिलती है। अरावली पर्वतमाला का जो सर्वाधिक हिस्सा है, हम कहें सर्वाधिक भाग है, वो राजस्थान में ही है। लगभग 80% अरावली की पहाड़ियां हमारे राजस्थान में है। 80% 80% अरावली राजस्थान में है और 20% दूसरे राज्य में है, दूसरे राज्य में है। तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। 692 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है और 550 किलोमीटर यह राजस्थान में विस्तृत है। तो यह आपको नॉर्मली मैंने बताया है कि अरावली पर्वतमाला कहां से कहां तक विस्तृत है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग को घेरती है। तो यह राजस्थान के 9% भूभाग को घेरती है। 9% भूभाग को घेरती है। इसके पश्चिम में शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, और पूर्व में पूर्वी मैदान है। हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पश्चिम में पश्चिमी मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश है और पूर्व में पूर्वी मैदान है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हमने पढ़ लिया है। जब अरावली खत्म हो जाएगी तो हम पूर्वी मैदान पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं अरावली की। तो अरावली 9% भूभाग को घेरती है। कितने प्रतिशत भूभाग को घेरती है? 9%। ओके, तो अब हम कुछ फैक्ट लिखते हैं। थ्योरी लिखनी जरूरी होगी, तो आपको यह मैंने इस पे समझा दिया है। ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ अरावली पर्वतमाला पर ही आधारित है। इसमें हमें अरावली पर्वतमाला को ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो इसमें अरावली पर्वतमाला को ही पढ़ना है। तो हम लिखते हैं इसके बारे में कि अरावली पर्वतीय प्रदेश का, या अरावली पर्वतमाला व उसके आसपास के क्षेत्र को, उसके आस पास के क्षेत्र को हम अरावली पर्वतीय प्रदेश में पढ़ते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश में पढ़ते हैं। अरावली के पूर्व में, पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है
शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है तथा पूर्व में पूर्वी मैदान है। पूर्वी मैदान है। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। तो अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। तथा राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। 550 किलोमीटर है। यह राजस्थान में कुल 80% भूभाग को घेरती है। यह राजस्थान में कुल 80% भूभाग को घेरती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। ओके, तो यहां तक हमने लिख दिया है। अरावली पर्वतमाला व उसके आसपास के क्षेत्र हम अरावली पर्वतीय प्रदेश में पढ़ते हैं। अरावली के पश्चिम शुष्क अरावली के पश्चिम में शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश तथा पूर्व में पूर्वी मैदान है। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है तथा राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। यह राजस्थान में कुल 80% भूभाग को घेरती है। 80% भूभाग को घेरती है। आगे हम बात करते हैं कि यह कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है। यह 3 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला तीन राज्यों कौन कौन से, तो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा व एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली कौन सा है, दिल्ली में विस्तृत है यानी फैली हुई है। ओके, तो अरावली पर्वतमाला 3 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में फैली हुई है। अब हम आगे बात करते हैं कि यह राजस्थान में इसकी शुरुआत कौन से जिले से होती है और कहां से खत्म होती है। तो इसकी शुरुआत सुरई जिले से होती है और खेतड़ी झुंझुनू में इसका एंड होता है। ठीक है, तो पहले हम भारत की बात करते हैं। भारत में यह कहां से शुरू होती है, तो यह खेड़ब्रह्म, पालनपुर, गुजरात से शुरू होकर रायसीना की पहाड़ियां, या रायसीना की पहाड़ी लिखो या पहाड़ियां लिखो, पहाड़ियां, कोष्टक में लिख देना राष्ट्रपति भवन तक फैली है। ठीक है, राजस्थान में इसकी
शुरुआत राजस्थान में इसकी स्टार्टिंग यानी शुरुआत सिरोही जिले से। गांव आप याद नहीं रखना है आपको, कोई नहीं पूछेगा। सिरोही जिले से, क्यों गांव जो है विवाद में है, क्योंकि कोई कहता है वो गांव गुजरात में है और कोई कहता है वो गांव राजस्थान में, अभी तक किसी को पता ही नहीं है। इसलिए हमें सीधा सिरोही जिला याद रखना और सिरोही जिला ही पूछेंगे। इसकी शुरुआत सिरोही जिले से होकर खेतड़ी झुंझुनू तक है। खेतड़ी झुंझुनू जिले दोनों याद रखने आपको। झुंझुनू राजस्थान में इसकी शुरुआत सिरोही जिले से होकर खेतड़ी झुंझुनू में खत्म होती है। खत्म होती है। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एकदम महत्वपूर्ण फैक्ट है, एकदम ऐसा कोई पैसे लेकर भी नहीं पढ़ाएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं हम। तो अब हम बात करते हैं इसका विस्तार कहां से कहां तक। इसका विस्तार हम देखें तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से शुरू होकर राजस्थान के उत्तर पूर्व में यह जाकर खत्म होती है। सिरोही कहां पर है? दक्षिण पश्चिम है। खेतड़ी झुंझुनू कहां पर है? तो उत्तर पूर्व में। मैंने नक्शे में पहले बता दिया था। ओके, तो यह राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली हुई है। तक फैली हुई है। इसकी ऊंचाई सर्वाधिक सर्वाधिक ऊंचाई इसकी सिरोही में है। माउंट आबू, शेर, जरगा, ये सारी पहाड़ियां चोटियां हैं जो माउंट आबू, गुरु शिखर, शेर, जरगा, दिलवाड़ा, ये सारे जितनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो सारे सिरोही जिले में है। तो सर्वाधिक ऊंचाई, इसकी ऊंचाई सर्वाधिक सिरोही तथा न्यूनतम जयपुर में। ओके, जयपुर में है। तो सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है तथा न्यूनतम ऊंचाई अपने जयपुर में है। अब हम बात करते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक, कौन से जिले में ज्यादा सर्वाधिक विस्तार है और न्यूनतम विस्तार कौन से जिले में। सर्वाधिक विस्तार इसका उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में सर्वाधिक चौड़ी फैली हुई है, यानी बहुत लंबा एरिया उदयपुर जिले में का। मैं कहूं उदयपुर जिला पूरा ही अरावली पर्वतमाला में ही बसा हुआ है। मेवाड़, उदयपुर, तो सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है। और जो न्यूनतम विस्तार है वो अपने हो जाएगा जयपुर, सॉरी, न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में हो जाएगा। अजमेर जिले में इसका न्यूनतम विस्तार है। अजमेर में न्यूनतम विस्तार क्यों है कि ये अपने राजस्थान है, यहां से ऐसे, तो यहां पर उदयपुर है, तो यहां पर आपको सर्वाधिक विस्तार देखने को मिल रहा है। और अजमेर यहां पर है, यहां पर आपको अजमेर में कम विस्तार देखने को मिलेगा। तो सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में तथा न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में है।
अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर तथा न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। सर्वाधिक विस्तार अजमेर में, सर्वाधिक विस्तार सिरोही में, सॉरी, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में तथा न्यूनतम विस्तार अजमेर में हो जाएगा। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में तथा न्यूनतम विस्तार अजमेर में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी चौड़ाई किस और ज्यादा है और किस और कम है। तो चौड़ाई है जो सर्वाधिक दक्षिण पश्चिम में चौड़ाई बढ़ती है और उत्तर पूर्व की ओर चौड़ाई घटती है। पहाड़ियों की जो चौड़ाई होती है उसकी बात कर रहे हैं। विस्तार अलग है। विस्तार का मतलब होता है फैले हुए, कितने एरिया में वो बिछी हुई है, कहां पर वो कहां कहां पहाड़ियां हैं, वो होता है विस्तार। और पहाड़ियों की जो चौड़ाई होती है, एक तो पतली पतली सीधी सीधी पहाड़ियां हो जाती है, एक चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी पहाड़ियां होती है। तो वो चौड़ाई है वो किस और ज्यादा है और किस और कम है। तो जो सर्वाधिक चौड़ाई है वो अपने दक्षिण पश्चिम की ओर है। जो न्यूनतम चौड़ाइयां हैं पहाड़ियों की वो अपने उत्तर पूर्व की है, यानी कि उत्तर पूर्व में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जबकि दक्षिण पश्चिम में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, यहाँ पर बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं। यानी कि बड़े बड़े एरिया में, बड़े बड़े क्षेत्र में एक ही पहाड़ी बड़ी बड़ी है। और जब हम जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अजमेर उस साइड बढ़ते हैं तो वहां पर आपको पहाड़ियां तो दिखेगी, लेकिन छोटी छोटी पहाड़ियां, यानी कि चौड़ाई में कम होगी, एरिया में वो पहाड़ियां कम होगी। लेकिन राजसमंद में चले जाओ, उदयपुर में चले जाओ, सिरोही में चले जाओ, वहां पर आपको बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी पहाड़ियां देखने को मिलेगी। तो चौड़ाई के अनुसार दक्षिण पश्चिम में चौड़ाई ज्यादा है और उत्तर पूर्व में अरावली की चौड़ाई कम है, पहाड़ियों की चौड़ाई कम है। अरावली की पहाड़ियां या पहाड़ियों की चौड़ाई दक्षिण पश्चिम में सर्वाधिक है तथा उत्तर पूर्व में न्यूनतम है। हम कह सकते हैं कि जो दक्षिण पश्चिम की ओर तो चौड़ाई बढ़ती है और उत्तर पूर्व की ओर चौड़ाई घटती है। तो दक्षिण पश्चिम की ओर चौड़ाई बढ़ती है तथा उत्तर पूर्व की ओर चौड़ाई घटती है। उत्तर पूर्व की ओर चौड़ाई घटती है और दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर बढ़ती है। अब हम बात करते हैं इसके प्राचीन नाम क्या थे, इसको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता था पहले सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत या पर्वत, परिपत्र पर्वत भी कहते थे। इस प्रकार से इसके नाम थे, सुमेरु, मेरु, परिपत्र। इसको इसलिए कहते थे, मेरु यानी कि प्राचीन, मेरु का मतलब ही प्राचीन होता है। तो मेरु पर्वत यानी प्राचीन पर्वत है, बहुत पुराना पर्वत। विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला में अरावली पर्वतमाला आती है। और नवीनतम की बात करें तो वो हो जाएगी अपने हिमालय पर्वत श्रृंखला नवीनतम है, तथा प्राचीनतम में हम कहें तो यह अरावली पर्वतमाला है। तो ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से एक है। इसे मेरु, सुमेरु या परिपत्र पर्वत भी कहते हैं।
यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत माला में से एक है। इसे विष्णु पुराण में मेरु या सुमेरु या परिपत्र पर्वत भी कहा गया है। कहा गया है। एक और बात लिख लेना कि ऐसे लिखें कि अरब सागर को इसका गर्भगृह भी कहते हैं। अरब सागर को अरावली का गर्भगृह भी कहते हैं। गर्भगृह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। अब हम बात करते हैं कि हमने पढ़ा था, एक थ्योरी पढ़ी थी हमने सबसे पहले जब भौतिक विभाजन हमने शुरू किया था कि गोंडवाना लैंड क्या होता है, अंगारा लैंड क्या होता है, 33 सागर क्या है, ये सारी हमने बातें पढ़ी थी। तो ये किसका हिस्सा है? क्या ये गोंडवाना लैंड का है या अंगारा लैंड का है या 33 सागर का है? तो अंगारा लैंड का तो हमारे राजस्थान से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। गोंडवाना लैंड का रिश्ता है क्योंकि यहाँ पर जो अपने मैदान है, जो पठार और पर्वत हैं वो गोंडवाना लैंड से बने हैं, और जो मैदान है वो अपने 33 सागर से निर्मित है। जैसे कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो गया, पूर्वी मैदान हो गए, ये तो हो जाएंगे 33 सागर से, और जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं वो हो जाएंगे अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ये गोंडवाना लैंड से निर्मित है। एक और बात लिख देते हैं कि यह गोंडवाना लैंड से निर्मित है। यह गोंडवाना लैंड से निर्मित है। अब ये गोंडवाना लैंड क्या होता है, अंगारा लैंड क्या होता है, यह आपको हमारे भौतिक विभाजन की पहली क्लास देखनी पड़ेगी, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि गोंडवाना लैंड क्या होता है और अंगारा लैंड क्या होता है। तो मैं कहता हूं अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो हमने स्थिति विस्तार से लगाकर राजस्थान की उत्पत्ति और अब भौतिक प्रदेश चल रहा है, लगभग बहुत सारी क्लासें हो गई है। एक एक क्लास में एकदम चुन चुन के टॉपिक लाया हूं, चुन चुन के फैक्ट लाया हूं, एकदम ऑथेंटिक है, कोई बेझिझक आप पढ़ सकते हैं। इसमें फालतू की एक भी बकवास नहीं की गई है। जो जो सवाल आए हुए हैं वही देखकर हम सीधे के सीधे फैक्ट लाए हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको भूविज्ञानिकों ने 3 अलग अलग भागों में बांटा है। अध्ययन की दृष्टि से तो हम अलग भागों में बांटेंगे, लेकिन भूविज्ञानिकों ने इसको 3 अलग अलग दृष्टि से बांटा है। पहला हो जाएगा एक अलवर समूह, दूसरा हो जाएगा राइलो समूह और तीसरा हो जाएगा अजबगढ़ समूह। अलवर, राइलो या अजबगढ़, और 3 भागों में इसको बांटा है। तो इस अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा है। यदि इस क्लास को पूरा देखकर कोई नोट्स बना लेना तो कभी वो भूलेगा नहीं, इतनी गारंटी, और कभी उसको गाइड खरीदने की तरह टेंशन ही नहीं होगी। तो अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। अरावली को भूवैज्ञानिकों ने बांटा है, भूवैज्ञानिकों ने। अध्ययन की दृष्टि से अलग प्रकार से बांटा गया, वो हमें आगे बात करेंगे हम। वैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटा है, 3
भागों में बांटा है। ये थ्योरी पढ़कर आप RS मैंस लिख सकते हैं, इतनी गारंटी है। नंबर 1 अलवर समूह, कौन से जिले में है? तो अलवर जिले में ही होगा। दूसरा हो जाएगा अजबगढ़ समूह, अजबगढ़, अजबगढ़ कहां पर है? तो सिरोही में है। ये हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, ओके। और तीसरा हो जाएगा रायलो समूह, और रायलो बाड़मेर में है, ओके। तो अरावली को भूवैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटा है, अलवर समूह, अजबगढ़ समूह और रायलो समूह। कौन कौन से जिले में है आप देख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पे नोट बना रहता हूँ और भी अच्छा। अब हम बात करते हैं कि अरावली की विशेषताएं क्या क्या हो जाएगी। तो अरावली को महान भारतीय महान जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जो अरावली है वो भारत के लगभग बीच में से गुजरती है। लगभग बीच में से नहीं कह सकते, यहां से दक्षिण पश्चिमी भाग से होकर पूर्वी भाग तक गुजरती है। तो जो नदियां हैं उनका रुख ये अरावली मोड़ देती। जैसे कि जो पूर्वी भाग की नदियां हैं वो नदियां, अभी हम नक्शे से बात करते हैं। नॉर्मली भारत का नक्शा बना लेता हूं। ये मान लीजिए भारत का नक्शा है, ओके। अब हम बात करते हैं कि अरावली की पहाड़ियां यहां से यहां तक ऐसे। तो यहां पर क्या है, ये जहां पहाड़ियां हैं वहां पर स्थान ऊंचा हो गया है। ऊंचा होने के कारण पानी की एक विशेषता है, पानी जहां ढलान होगी उस तरफ जाएगा। तो एक तो इस तरफ ढलान ढलान हो गई नीचे की ओर, एक वहां पर उत्तर की ओर यहां पर ढलान होगी, ओके। तो जो यहां से नदियां निकलेगी वो सीधी की सीधी बंगाल की खाड़ी में जाएगी। अफवाह तंत्र कहता है कि जो यहां से अरावली के दक्षिणी भाग से जो नदियां निकलेगी वो सीधी की सीधी अपने बंगाल की खाड़ी में जाएगी, और जो उत्तरी भाग से है वो सीधी की सीधी अरब सागर में जाएगी, खंबात की खाड़ी में जाएगी, ओके। तो यह बात आपको याद रखनी है। तो इसे महान भारतीय महान जल विभाजक रेखा कहते हैं कि यह 2 भागों में बांट रही है जल को। भारत के जल को 2 भागों में बांट रही है, एक तो अरब सागर का जल और एक हो जाएगा बंगाल की खाड़ी का जल। बंगाल की खाड़ी का जल क्यों है? कि यह बंगाल की सारी नदियां कहां पर जा रही है? बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर का जल क्यों है? कि ये सारी नदियां कहां पर जा रही है? अरब सागर में। यानी नदियां हमारे भारत में 2 जगह ही जाती हैं, एंड स्थान इसका 2 जगह है। एक तो जैसे गंगा है, यमुना है, ये सारी बंगाल की खाड़ी में जाती है। यहाँ पर अपन देखो बनास है, लूणी है और माई है, ये सारी कहां पर जाती है? तो ये अपने अरब सागर में जाती है। साबरमती है और भी बहुत सारी नदियां हैं जो हम आगे अफवाह तंत्र में पढ़ेंगे। तो ये अरब सागर में जाती है। तो इसे भारतीय महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। अरावली को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहते हैं। विभाजक रेखा कहते हैं। कैसे विभाजक रेखा कहते हैं? क्योंकि यह भारत की नदियों को 2 भागों में बांटती है। ये भी लिख लेना कौन कौन से 2 भागों में बांटती है। तो पहला हो जाएगा बंगाल की खाड़ी की नदियां,
जैसे गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, और दूसरा हो जाएगा अरब सागर, अरब सागर की नदियां, जैसे साबरमती है, माई है, लूणी है, ये सारी हो जाएगी। तो इसे महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं ये हमने लिख लिया। अब हम बात करते हैं, ये राजस्थान को बराबर दो भागों में बांटती है। यह राजस्थान को बराबर दो भागों में बांटती है। ये सारी चीजें आपको विशेषता में लिखनी है। अरावली पर्वतीय प्रदेश की विशेषता ऊपर लिख लेना, टॉपिक वहां पर लिखनी है आपको। ओके, यह राजस्थान को दो भागों में बांटती है। यह राजस्थान को दो भागों में बांटती है। कौन से भागों में बांटती है? कितने भागों में बांटती है? तो दो भागों में बांटती है। अब हमने देखा कि इसके पश्चिम में मरुस्थल है और पूर्व में मैदान है। ऐसा क्यों है? पूर्व में मैदान क्यों है, हरा भरा क्षेत्र क्यों है, और पश्चिम में ऐसा शुष्क मरुस्थल क्यों? इसका कारण है कि जो पश्चिमी शुष्क मरुस्थल है उसको आगे बढ़ने से रोकती है ये अरावली पर्वतमाला, दीवार का काम करती है। यानी कि जो रेत है, जो रेगिस्तान है, वो सदैव आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते बढ़ते वो जो हरा भरा क्षेत्र है उसको भी वो रेगिस्तान में तब्दील कर देता है। इसलिए फिर वो हरा भरा क्षेत्र भी रेगिस्तान बन जाता है। लेकिन हमारे राजस्थान में क्या है कि आधे क्षेत्र में बीचों बीच से अरावली पर्वतमाला निकल गई, बड़ी बड़ी पहाड़ी आ गई, इसलिए हवा की रुख से रेगिस्तान की जो रेत है वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो हमने देखा था अगली क्लास में कि जो रेगिस्तान है वो किस तरफ बढ़ता है, हरियाणा की तरफ आगे बढ़ रहा है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहा है ये रेगिस्तान। लेकिन यहाँ दक्षिण की तरफ, पूर्वी मैदान की तरफ नहीं बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या आ गई है, अरावली पर्वतमाला आ गई है। लेकिन अब क्या है कि अब हो रहा है खनन कार्य, सर्वाधिक बड़ी बड़ी खानें हो गई हैं, सब जगह खनन हो रहा है, पत्थर, ग्रेनाइट वगैरह बहुत सारी चीजें निकालते हैं। तो वहां पर क्या है ना, वो पहाड़ियां तोड़ दी और उसकी जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए या फिर समतल हो गए। तो वो पहाड़ियां टूट गई बीच में से, तो अब तो वो रेगिस्तान की रेत आगे बढ़ सकती है। तो अब कम से कम 12-13 जगह ऐसे बड़े बड़े गैप हो गए इस अरावली पर्वतमाला में, और अब वहां से वो रेत आगे बढ़ रही है। यदि इसी प्रकार खनन होता गया तो आने वाले समय में पूरे राजस्थान में रेगिस्तान हो सकता है, यदि इस खनन को समय रहते रोका नहीं गया तो, क्योंकि पहाड़ियां खत्म हो जाएगी और ऐसे करते करते रेगिस्तान आगे बढ़ेगा। अब तो ये रोक रही है। तो अभी तक तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ही कहा जाता है, फिर बाद में कहेंगे एकदम समूचा मरुस्थलीय प्रदेश, ऐसा पढ़ना पड़ेगा। फिर हमें इस 4 भौतिक प्रदेशों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, विद्यार्थियों के लिए आवश्यक आसान हो जाएगा। फिर एक ही भौतिक प्रदेश पढ़ना पड़ेगा, वो हो जाएगा रेगिस्तान। मजा आ जाएगा, है ना। सवाल भी बहुत कम आएंगे, पढ़ना भी बहुत कम पड़ेगा। तो हम बात करते हैं कि यह पूर्व की ओर बढ़ते रेगिस्तान को रोकती है। तो यह राजस्थान में पूर्व की ओर बढ़ते रेगिस्तान को रोकती है। यह राजस्थान में पूर्व की ओर बढ़ते रेगिस्तान को रोकती है। रेगिस्तान को रोकती है।
ये राजस्थान में पूर्व की ओर बढ़ते रेगिस्तान को रोकती है। ओके, ये जो अरावली पर्वतमाला है, हम जानते हैं कि जहां पहाड़ या पर्वत होते हैं वहां पर बारिश भी ज्यादा होती है, और बारिश ज्यादा होती है तो पहाड़ियों पर बारिश होगी तो जमीन के अंदर जल नहीं जाता है। जमीन के अंदर जल नहीं जाएगा तो वो पानी नदियों में तब्दील तब्दील हो जाता है, और इसी कारण अरावली को राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा से ज्यादा हम माने तो सारी जो नदियां हैं वो इसी अरावली पर्वतमाला से निकलती हैं। जैसे हम बात करें बनास है, लूनी है, और भी बहुत सारी, साबरमती, माई, बेड़च। ओके, तो ये सारी नदियां इसी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। तो यह राजस्थान की सर्वाधिक नदियों का उद्गम स्थल है। अब इसमें रटने जैसी क्या बात है, सबको पता है कि पश्चिम में तो मरुस्थल है, तो मरुस्थल से कौन सी नदी निकलती है? कोई नदी नहीं निकलती है। और पूर्व में नदियां बहती हैं लेकिन निकलती नहीं है। निकलती कहां से है? तो बीच में से अरावली से ये नदियां निकलती हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर लिख देते हैं, बेड़च, गंभीरी, साबरमती, माही, ये सारी नदियां यहां से निकलती हैं। अब अरावली पर्वतमाला ऊंची है तो इसकी कोई औसत ऊंचाई भी तो होगी। औसत ऊंचाई वो होती है, गणित में आपने पढ़ा होगा कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जितनी राशियां होती है उसका योग, उसके संख्या। हम क्या करते हैं, भूवैज्ञानिकों ने क्या किया कि जितने भी पर्वत की चोटियां होती है, सारी जितने भी अरावली की जितनी भी पर्वत की चोटियां हैं, उन सबको माप लिया, किसी भी प्रकार से माप लिया, और फिर उसका औसत निकाला तो उसको पता चला कि जो औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। यानी कि सबकी औसत ऊंचाई, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। जबकि सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर है। सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर है 1722 मीटर, लेकिन औसत ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं 930 मीटर है, जिसमें गुरु शिखर भी आ गई और सबसे छोटी छोटी पहाड़ी भी आ गई। तो इसकी औसत ऊंचाई यहां पे लिख दू क्या, अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। कितना मीटर? 930 मीटर है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं कि यहां पर अरावली में क्या है कि खनिज ज्यादा है। अरावली में खनिज ज्यादा है, तो खनिज होने के कारण इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। जीवन रेखा कैसे? खनिज हो गए तो खनिज हम बाहर निकालेंगे, खनिज बाहर निकालेंगे तो फिर उसका हम व्यापार करेंगे, हम उसको बेचेंगे, और बेचेंगे तब हमारे पास पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तभी तो जीवन चलेगा। देश हो, राज्य हो, या कुछ भी हो, उसके आमदनी पर वो चलता है। तो राजस्थान की आमदनी खनन से भी चलती है, क्योंकि अरावली है बीच में, अरावली है तो वहां से खनिज निकलते हैं, तो इसे जीवन रेखा भी कहते हैं। तो अरावली में खनिजों की प्रधानता के कारण, अरावली में खनिजों की प्रधानता के कारण, प्रधानता के कारण राजस्थान की
जीवन रेखा भी कहा जाता है। जीवन रेखा भी कहा जाता है। ओके, तो अरावली को खनिजों की प्रधानता के कारण जीवन रेखा भी कहा जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में अरावली का ऐसा कौन सा स्थान है, या राजस्थान का कौन सा स्थान है जो सबसे ऊंचा स्थान है। कोई न कोई ऐसा स्थान होगा जो सबसे ऊंचा होगा, और सबसे नीचा स्थान भी कोई न कोई होगा। ऊंचाई किसके आधार पर मापी जाती है? समुद्र तल के हिसाब से। आप कभी रेल में बैठकर गए होंगे, ट्रेन में गए होंगे, तो रेलवे स्टेशन आता है, रेलवे स्टेशन पर एक बोर्ड लगा होता है कि जैसे कि जोधपुर, जयपुर, पाली, उदयपुर, ये रेलवे स्टेशन है, उसका बोर्ड लगा हुआ है। उसके नीचे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई 350 मीटर, 500 मीटर, 200 मीटर। वो समुद्र तल से ऊंचाई है, उसके आधार पर हम सर्वाधिक ऊंचे स्थान और न्यूनतम ऊंचे स्थान को मापते हैं। ओके, तो सर्वाधिक ऊंचा स्थान है वो अपने राजस्थान का माउंट आबू है, वो राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचा स्थान है। और सांबर झील है, सांबर झील। अब सांबर झील 2-3 जिलों में फैली हुई है, तो जो जयपुर में सांबर झील है उसका वो न्यूनतम स्थान हो जाएगा। तो हम बात करते हैं राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा स्थान माउंट आबू है। वह राजस्थान का सर्वाधिक नीचा स्थान सांबर झील कहां पर? जयपुर में, जयपुर है। तो यह सर्वाधिक ऊंचा स्थान व नीचा स्थान हो गया है आपने। फिर हम अरावली को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। अब होता है मेन खेल शुरू। अरावली को हम 3 भागों में बांटते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली में कौन कौन से जिले आते हैं? तो जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, सीकर, झुंझुनू, ये सारे जिले उत्तरी अरावली में आते हैं। मध्य अरावली में अजमेर, ब्यावर, ये मध्य अरावली में आते हैं। और दक्षिण अरावली में सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, ये सारे अपने दक्षिण अरावली में आते हैं। तो 3 भागों में बांटते हैं। अरावली को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। अरावली को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा है, और सवाल यहीं से बनेगा आपके। 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? तो नंबर 1 उत्तरी अरावली, नंबर 2 मध्य अरावली, और नंबर 3 दक्षिण अरावली। ओके, अब इस उत्तरी अरावली, मध्य अरावली में क्या पढ़ना है? इसमें चोटियों का नाम याद रखना है, और कौन कौन सी चोटियां हैं उनकी ऊंचाइयां भी याद रखनी पड़ेगी। तो ये उत्तरी अरावली कल हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बार फिर से कहता हूं, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर करना। आने वाले समय में आपको इसी चैनल पर बहुत सारी लाभदायक चीजें प्राप्त होगी। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।